दोस्तों नमस्कार, मैं डूंगर सिंह मारवाड़ म्यूजिक स्कूल से। और आज हम राजस्थान के जोधपुर के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। मारवाड़ वन संस्थापक राव सिंह से शुरू करेंगे और एक विस्तृत अध्ययन है मारवाड़ रियासत का, और इसमें कई चीज़ें आएगी। हालांकि इसको विस्तृत से इसलिए लिया कि आपको ये कहानी के रूप में याद हो जाए, ताकि संशय नहीं रहे किसी प्रकार का। और जो क्वेश्चन जो आएंगे वो एक लाइन के छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, तो डिटेल तो निबंध तो लिखना नहीं है, लेकिन मैं एक मारवाड़ रियासत का समझ लो, जोधपुर जिले का समझ लो, है ना, एक विस्तृत अध्ययन अपन करेंगे। तो उसमें आपके सारे प्रश्न समाहित होंगे, और जो जो प्रश्न बनते हैं उस जगह को मैं लाल स्याही से अंडरलाइन करता रहूँगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ अपने को याद करनी है। आप तैयारी खूब कर रहे हो, अच्छी कर रहे हो, लेकिन आप लिख कर याद करते हो कि नहीं करते हो? जहाँ तक मेरा ख्याल है, आप अधिकतर मोबाइल में फंसे हुए हो। आप देखते हो कि ये लेसन अच्छा है, उसको डाउनलोड कर दिया और फिर उसको देखा ही नहीं, उस समय भी नहीं देखा, जो अच्छा लगा डाउनलोड कर दिया, दूसरे पे चले गए, बीच में कोई कॉमेडी देख ली तो वो पहले देखा हुआ वाला भी क्या। और जो जो आपने कलेक्शन किया है मोबाइल में डाउनलोड करके, उसको आपने कभी वापस देखा ही नहीं। इस तरह से आपकी मेमोरी में कोई चीज़ बैठ नहीं रही है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि कोई भी चैनल देखो, कोई भी किताब पढ़ो, उसमें से आप शॉर्ट नोट बनाओ, चाहे एक एक लाइन का प्रश्न ही बनाओ। और आज तक जितने आपने बनाया है, नहीं बनाया तो आज से शुरू कर लो, 500-600 क्वेश्चन बना लो, उसके बाद कोर्स नहीं है ना। इसलिए उनका रिवीजन रोज होना चाहिए। आप तो नित्य नए ढूंढते हो, है ना। कोई एक प्रश्न 20 तरह से पूछा जा सकता है, तो आपको एक चीज याद कर ली तो बोलिए उसको 20 तरह से पूछो ना, आपको याद हो जाएगा। तो इसलिए आप लिख कर याद करें, रोज रिवीजन करें। 500-700 क्वेश्चन आप लिख लें, है ना, और उसको रोज नजर बार निकालो। जब जो याद हो गया, हाँ ये याद हो गया, छोड़ो इसको, अगला लो, हाँ ये याद करना है, उसको 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, है ना, ऐसे याद होगा। तो अब जोधपुर के बारे में करते हैं अध्ययन। तो आइए जोधपुर के बारे में बात करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि मैं जो आपके कमेंट्स के जवाब दे रहा था, तो उसमें मैंने देखा किसी भाई ने एक क्वेश्चन दिया कि भाई जयपुर को किसने बसाया था, तो उत्तर लिखा था जय सिंह। सही है, वो उत्तर मान लेते हैं सही है, क्योंकि जय सिंह ने जयपुर बसाया था, लेकिन जय सिंह सेकंड ने जयपुर बसाया था, है ना। या फिर लिखा हुआ आएगा कि जयपुर किसने बसाया, मिर्जा जय सिंह ने, मिर्जा राजा जय सिंह ने जयपुर बसाया, या सवाई राजा जय सिंह ने। इसमें से कौन से जय सिंह को चुनोगे आप? या आएगा जय सिंह फर्स्ट और जय सिंह सेकंड, ये दोनों आगे, तो आप जयपुर को बसाने वाले किस जय सिंह को चुनोगे? इसलिए जयपुर को बसाने वाले जय सिंह सेकंड थे, और पूरा नाम उनका सवाई जय सिंह, है ना। फर्स्ट तो थे मिर्जा राजा जय सिंह, और सेकंड सवाई जय सिंह सेकंड थे, जिन्होंने जयपुर बसाया। अगर फर्स्ट सेकंड का ऑप्शन नहीं हो तो वो बात अलग है, बाकी आपको एक ऑथेंटिक याद होना चाहिए। चलो आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए, बदायूं और कन्नौज, ये 2 ऐसी जगह हैं जहां बताया गया कि राष्ट्रकूट नाम से मिलते जुलते वंशज के राजा राज करते थे। और इसी तरह दक्षिण भारत में जो है भी राष्ट्रकूट से मिलते जुलते नाम से शासक राज्य किया करते थे।
एक ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो में भी गढ़वाल शासकों को राठौड़ लिख दिया जाने से भाटों ने वंशावली व बिरदावली में राठौड़ शब्द का इस्तेमाल करते हुए इसका काफ़ी राठौड़ शब्द को काफ़ी प्रचार कर दिया। दूसरी कन्नौज से आए थे रावसिया या राठौड़ समझ लीजिए, या बदायूं से आए, तो ज़्यादातर लोगों का मत है कि या तो बदायूं से आए या कन्नौज से आए। लेकिन हीराचंद ओझा ने कहा कि भाई बदायूं के शासक चंद्रवंशी थे और कन्नौज के शासक सूर्यवंशी थे और आपस में उनके विवाह संबंध थे। इसलिए स्पष्ट होता है कि राठौड़ जो है सूर्यवंशी है, तो ये कन्नौज से ही आए हैं। बड़ी लंबी चौड़ी बात है, लेकिन ये सीधा हिसाब भी इसका ये है कि राठौड़ रावसिया जो है वो कन्नौज से आए थे। रावसिया के पिताजी का नाम सेतराम था और सेतराम के पिताजी का नाम बरदाई सेन था, जो रावसिया के दादा थे। कर्नल टॉड ने भी रावसिया को जयचंद गढ़वाल का पुत्र बताया। तो गढ़वाल का पुत्र बरदाई सेन के पुत्र थे, तो इनके बरदाई सेन के बड़े भाई हो सकते हैं कोई उस समय शासन में, तो वो उसका भी पुत्र ही होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कहते हैं वहाँ से जब मुसलमानों के साथ युद्ध होने लगे तो रावसिया जो है वो राजस्थान में पुष्कर झील के पास आए। सबसे पहले राजस्थान में पुष्कर झील के पास रावसिया आए और वहाँ पर इनसे मिलने के लिए ये गढ़वाल थे, गढ़वाल से राठौड़ हो गए, ठीक है। और पुष्कर झील के पास जब रावसिया आए अपनी छोटी सी टुकड़ी लेकर, तो एक तरह से अस्थायी पड़ाव था उनका, वहाँ से निकल गए थे, कोई परिस्थिति रही होगी, वो बाद में मैं स्पष्ट करूँगा आपको। तो वहाँ पाली के कुछ पालीवाल लोग जो हैं वो वहाँ आए कि बल्लेचों के जो चौहान लोग हैं वो उनको परेशान करते हैं, और पालीवाल काफ़ी धनवान लोग थे। तो बलीचा चौहानों को रावसिया ने हराकर पालीवालों को स्वतंत्र पाली सौंप दिया और उन्होंने धनराशि भी रावसिया को दी, जिससे उन्होंने अपनी फौज को मजबूत किया। और उसके बाद वहाँ पर ही भीनमाल के कुछ ब्राह्मण भी रावसिया से मिलने आए। उन्होंने कहा साहब कुछ मुसलमान शासक जो हैं वो हमको परेशान कर रहे हैं। तो रावसिया ने मुसलमान शासकों को युद्ध में हराकर भीनमाल के ब्राह्मणों को भी स्वतंत्र शासक बना दिया। इस प्रकार यह एक पड़ाव मात्र था पुष्कर झील के आसपास रावसिया का। बाद में उसके बाद वे कोल्लू मठ चले गए। कोल्लू मठ जो अभी बीकानेर में जोधपुर में पड़ता है, कोल्लू मठ बाबूजी का गांव। तो पहले कोल्लू मंड और इस तरह का नाम था। तो वहाँ सोलंकियों का शासन था और सोलंकियों ने बताया कि एक लाका फुल्ला करके जो है वो उनको परेशान कर रहा है, आतंक फैला रखा है उसने। तो सिया ने लाका फुल्ला का वध कर दिया। तो सोलंकी शासकों ने अपनी बहन का विवाह रावसिया से कर दिया। सोलंकी शासकों ने अपनी बहन का विवाह रावसिया से कर दिया। तो इसका आगे भी एक प्रमाण भी आएगा जिसको मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद रावसिया ने गुइलों को हराकर खेड़ पर कब्जा कर राजधानी बनाई। तो राठौड़ों की सबसे पहली राजधानी कौन सी हुई? गुइलों को हराकर खेड़ ये बाड़मेर जिला में है। खेड़ ब्रह्मा नाम सुना होगा, ठीक है। वह जब आए किसी उद्देश्य से थे, लेकिन खेड़ में राजधानी बना दी, तो अब यही राज्य करने का मानस बना लिया। तो पाली वालों को जो पाली इन्होंने दी थी वो भी रावसिया ने वापस ले ली, ठीक है। अब करते हैं बात
कि ये राव सिया, गढ़वाल और राठौड़ हो गए, तो राठौड़ ये कब आए, है ना? क्योंकि जो इतिहास मिल रहा है, ये वहां से आना बता रहे हैं, उस समय राव सिया का जन्म भी नहीं हुआ था। ठीक है, तो देखिए प्रमाणिक चीज क्या है कि कन्नौज से ही 1200 ईस्वी में एक शाखा बदायूं चली गई, एक शाखा मारवाड़ आ गई, पाली आ गई। मतलब कन्नौज में गढ़वाल शासक थे और उनकी 3-4 पीढ़ियां हो गई थी, तो उनमें से एक शाखा जो है वो बदायूं चली गई और एक मारवाड़ में आ गई। ठीक है, और गोपीनाथ शर्मा ने बताया कि थुंडी पाली जिले में एक गांव है, उसमें 9वीं शताब्दी में ही राठौड़ शाखा स्थापित हो चुकी थी। 9वीं और 10वीं शताब्दी के आसपास हो चुकी थी। इसलिए ये राव सिया की 3 पीढ़ी के अपने को प्रमाण मिलते हैं। और बिठू एक गांव है पाली जिले का, जिसमें शिलालेख में राव सिया का शिलालेख है, क्योंकि कन्नौज पर 12वीं शताब्दी से कुछ ही पहले मोहम्मद गोरी का अधिकार हो चुका था। इसलिए प्रमाणित होता है कि वो वहां से निकल गए होंगे। तो राव सिया के जन्म से पहले कन्नौज पर मुसलमानों का शासन हो गया था, क्योंकि मोहम्मद गोरी का अधिकार हो गया था। जो युद्ध कौन सा है? चंदावा का युद्ध 1194 में। 1194 में एक चंदावा का युद्ध हुआ था, और 1192 में पहले एक तराइन का युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर मोहम्मद गोरी ने अपना राज्य स्थापित कर लिया। तो ये बात स्पष्ट होगी कि 1192 से 94 में कन्नौज जो है वो मुसलमान शासकों द्वारा अपने अधिकार में ले लिया गया था। तो ये जो गढ़ा वंश के जो शासक थे गढ़वाल, वो राठौड़ कहलाए और एक शाखा मारवाड़ में आ गई। तो बिठू गांव जिला पाली में एक शिलालेख मिला है, उसमें 1240 से 1273 ये सन अंकित है। ये शासनकाल रहा राव सिया का, और मुसलमानों से लड़ते हुए मृत्यु हो गई। उसके बाद इनकी पत्नी पार्वती सोलंकी, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि वो सोलंकियों ने जो है अपनी बहन राव सिया को दे दी, तो उस पत्नी ने भी वो भी सती हो गई थी। इस युद्ध को लाख जवर या लाखा जवर भी कहते हैं, क्योंकि इस युद्ध में लाखों स्त्री पुरुषों की मृत्यु हुई थी। बिट्टू के शिलालेख के अनुसार राठौड़ों का शासन प्रारंभिक में पाली के आसपास ही था। ठीक है, वो पहले खेड़ था, खेड़ से बाद पाली उन्होंने ले ली थी और खेड़ को राजधानी बनाया था, और बाद में ये किसी परिस्थितिवश जो है पाली में आ गए। तो राव सिया की जो है 1273 में मृत्यु हो गई, तो उनके पुत्र जो है आस्थान उनकी गद्दी पर बैठे, और गुंदोज, ये पाली जिले में है, से राज्य का विस्तार के लिए गुंदोज को केंद्र बनाकर वापस खेड़ पर अधिकार कर लिया, और ईडर के भीलों को पराजित कर, मतलब खेड़ बाड़मेर जिले में और उधर से गुजरात गए, वहां ईडर के भीलों को पराजित कर ईडर का राज्य अपने भाई सोनम को दे दिया। किसने? आस्थान जी ने। तो ये आस्थान और सोनम जो है ये राव सिया के पुत्र थे। और 1291 में जलालुद्दीन ने पाली पर आक्रमण किया, और उस समय आस्थान की मृत्यु हो गई। तो इनका शासनकाल रहा 1273 से 1291 तक।
उसके बाद राव गुवड़ 1291 से 1309 तक इनका शासनकाल रहा और कोई विशेष चर्चा में नहीं रहे, लेकिन इनकी एक दो बात खास है कि ये कर्नाटक युद्ध में गए थे किसी की सहायता करने, वहां से राठौड़ों की कुल देवी देखिए आप चक्राय माता को लाकर नागनेची माता के नाम से नागाना में जो पचपदरा बाड़मेर जिले में स्थापित किया। नागाना गांव है, तो राठौड़ों की कुलदेवी चक्रेश्वरी, राठौड़ों की कुलदेवी का क्या नाम है? चक्रेश्वरी। ठीक है, अब इस चक्रेश्वरी देवी की मूर्ति को नागाना में स्थापित किया तो नागनेचिया माता नाम रख दिया, जो पचपदरा में स्थापित की। और कुछ समय तक राव गुवड़ ने मंडोर पर, कुछ समय बाद मंडोर पर ही अधिकार कर दिया। तो अब जो है ये एक तरह से मारवाड़ के राज्य की स्थापना हो चुकी है। मल्लिनाथ जी भी ये राठौड़ वंश से ही थे और इनके रिश्तेदार थे। उसके बाद राव चूड़ा मंडोर पर अधिकार लेकर राव चूड़ा ने राज्य विस्तार किया। राव चूड़ा के पिताजी का नाम राव बीरमदेव था। राव चूड़ा बीरमदेव की दूसरी संतान थी। पिता की मृत्यु के बाद 6 वर्ष के थे। चार और शत्रु छोटे मोटे राजा थे, वो इनके शत्रु बन गए थे, क्योंकि इन लोगों ने ही उनको हटाकर अपना राज्य स्थापित कर दिया था। और चूंकि 6 वर्ष के ही थे उस समय, तो इनकी माता ने इनको कलाऊ भेज दिया। कलाऊ आलाचारण नाम का एक व्यक्ति था, उसके पास भेज दिया। और ये मल्लिनाथ जी जो थे वो इनके चाचा थे, ठीक है, के पास भेज दिया। और वहीं पर युद्ध कौशल में पारंगत होने से इन्हें सालाड़ा की जागीर दे दी गई। किसको? राव चूड़ा को। और राव चूड़ा ने सामंत प्रथा का प्रतिपादन, सेना छोटी थी तो उन्होंने पूरा जो इनके अधिकार क्षेत्र में एरिया आता था वो संभालना मुश्किल होता था, तो अपने भाई भतीजों रिश्तेदारों को जो है वो छोटी छोटी जागीरें दे दी और सामंत प्रथा का बीज बोया। लेकिन इसका विस्तार आगे जाके राव जोधा ने किया। अब इस समय आसपास के जो पुंगल के पार्टी थे, बीकानेर के पार्टी थे, जैसलमेर के पार्टी थे और जांगलू के सांकला थे, वो जो है मुल्तान के शासक सलीम से मिले हुए थे और उसको क्या रखा था कि ये हम राव चूड़ा ने हमारी जागीर ले ली और हम राव चूड़ा से परेशान हैं। और दूसरी तरफ इन्होंने राव चूड़ा से भी अच्छे संपर्क बनाए रखे, वातावरण अच्छा रखा बातचीत का, और षड्यंत्र रचकर राव चूड़ा को वहाँ बुलाया अपने एरिया में। और वहाँ पर इन्होंने सब ने मिलकर, और राव चूड़ा भी संभल के गए थे, कुछ छोटी टुकड़ी लेके गए होंगे, तो वहाँ पर सलीम के साथ इन भाटी और सांकला ने मिलकर आपस में युद्ध हुआ राव चूड़ा से और लड़ते हुए 15 मार्च 1423 को जो है वहाँ राव चूड़ा का मृत्यु हो गई। राव चूड़ा की प्रिय रानी जो थी एक किशोरी देवी थी, उनके कहने पर राव चूड़ा ने रणमल राठौड़ को, जो सबसे बड़ा था, को जागीर न देकर अपने छोटे पुत्र राव कान्हा को मारवाड़ का शासक घोषित कर दिया था, जबकि अधिकार था रणमल राठौड़ का। लेकिन
किशोरी देवी के कहने पर उन्होंने छोटे पुत्र को राव कान्हा को उत्तराधिकार घोषित कर दिया गया। और जब 1423 में राव चूड़ा की युद्ध में मृत्यु हो गई तो कान्हा को राज्याभिषेक हो गया और रणमल जो है वो रणमल को जोजावर की जागीरी दे दी गई पाली जिले में। वहाँ रणमल गया, कुछ दिन रह के असंतुष्ट हो गया तो वह राणा लाखा के पास चला गया। राणा लाखा जो है वो रणमल का बहनोई था। मतलब राव चूड़ा ने अपनी पुत्री हंसाबाई जिसका विवाह राणा लाखा से कर दिया था और रणमल भी राव चूड़ा का बेटा था, कान्हा भी राव चूड़ा का बेटा था। तो रणमल के ये बहनोई लगते थे राणा लाखा। और हंसाबाई जो है, हंसाबाई की सौतेली मां सोना मोहिला नाम की थी, उसका पुत्र राव कान्हा था। ठीक है, लेकिन फिर भी किशोरी देवी ने जो है कान्हा को ही शासक घोषित कराया। चौदह सौ 27 में राव कान्हा की मृत्यु हो गई और उनके पुत्र राव सत्ता शासक बने। राव सत्ता की भी कुछ दिन बाद मृत्यु होगी तो दो भाई थे रणधीर और नरभद्र जो आपस में मतभेद हुआ और आपस में इनके शासन सत्ता को लेकर झगड़े हुए और हंसाबाई का जो विवाह राव चूड़ा ने राव लाखा से किया था तो उसमें शर्त रखी थी कि मेरी बहन से, मेरी बेटी से जो पुत्र होगा वही मेवाड़ का शासक होगा। राव लाखा मेवाड़, राणा लाखा मेवाड़ में शासन करते थे। तो हंसाबाई के पुत्री शासक बनेंगे उससे पहले राव लाखा के एक पुत्र थे राव चूड़ा, ये भी चूड़ा नाम था उनका भी, राव चूड़ा। ये लाखा के वरिष्ठ पुत्र थे, दूसरी रानी से होंगे, है ना। तो राव चूड़ा ने भीष्म प्रतिज्ञा की कि अगर मेरे पिताजी ने हंसाबाई से शादी की है और ये वादा कर लिया कि उसका पुत्र राजा होगा तो मैं मेवाड़ का राज्य नहीं मांगूंगा। तो ये भीष्म प्रतिज्ञा की, इसलिए राणा चूड़ा को जो है मेवाड़ का भीष्म भी कहते हैं। तो राणा लाखा की मृत्यु के बाद हंसाबाई का जो पुत्र था राणा मोकल शासक बन गया, है ना। मतलब रणमल का बहन का बेटा भांजा शासक बन गया। तो इस सेना कोई काम में, मेवाड़ की सेना कोई काम में लेकर इन्होंने वहाँ जो रणधीर और नरभद्र राव सत्ता के समय बाद में जो विवाद चल रहा था कि कोई दूसरा शासक आके वह राज नहीं कर ले, तो ये सेना लेके गया और वहाँ अपना शासन वापस मारवाड़ में राव रणमल ने अपना शासन जोधपुर में स्थापित कर दिया। उसके बाद पंचायती रणमल राठौड़ ने अपनी पूरी रखी कहाँ पर, मेवाड़ में ही। और बहन को जो है हंसाबाई को बता दिया कि भाई ये तुम्हारे पति के दूसरी रानी का बेटा चूड़ा है जिसने ये प्रतिज्ञा तो की थी वो राज नहीं लेगा, लेकिन ये षड्यंत्र रच सकता है ना। तो जब चूड़ा को मालूम पड़ा कि मेरे ऊपर अविश्वास करते हैं तो चूड़ा इधर मांडू और मालवा आ गया।
ठीक है, पीछे से रणमल ने क्या किया, जो मोकल राजा राजी करता था उसके अंगरक्षक थे, बड़े पदों पे जो सिसोदिया थे उनको हटाकर उस पदों पर मारवाड़ के राठौड़ों को बुलाकर उनको रख दिया। और चुंडा के एक मात्र भाई राघव देव जो थे, मतलब लाखा का ही बेटा था, उनकी भी जो है उनकी भी हत्या कर दी गई। तब चूड़ा को दूसरे सरदार जो सिसोदिया थे उन्होंने चूड़ा को वापस बुलाया। उस समय रणमल राठौड़ ने अपनी एक इनकी हंसाबाई की शादी हुई, तब एक दासी साथ में आई थी, भारमली, जिससे ये रणमल लुके छुपे प्यार करता था, है ना। तो रणमल ने जो है एक जहर की पुड़िया बांध के भारमली को दी। कि राणा कुंभा को जो है, मोकल के पुत्र थे राणा कुंभा, कि राणा कुंभा को दे देना। लेकिन राणा कुंभा जो है हंसाबाई का पुत्र था, और वो दासी आई थी, वो भी कुंभा को अपने पुत्र समान मानती थी। तो उसने निर्णय लिया कि पुत्र को मारना है या प्रेमी को मारना है, रणमल को मारना है। तो उसमें स्वाभिमान जागा कि मैं हंसाबाई के साथ आई हूँ, और हंसाबाई के बेटे जो राज्य कर रहे हैं, बेटे पोते, उनको कैसे मार सकती हूँ, मेरा तो यही बचना है, जीवन यही है मेरा। तो उसने रणमल राठौड़ को ही शराब में जहर की पुड़िया मिलाकर दे दी, और 1438 में रणमल की मृत्यु हो गई। और सिसोदिया वहां वापस शक्तिशाली हो गए। और जब रणमल के एक पुत्र था, उसका नाम था राव जोधा। अब ये जोधा जी यहाँ प्रकट हुए। तो जोधा जी का जन्म मारवाड़ क्षेत्र में ही हुआ था। और कर्नल टॉड की पुस्तक के अनुसार अभी मारवाड़ जंक्शन तहसील में धनला गांव है, उसके पास ही खेती की जमीन, जंगल है, जहाँ एक पहाड़ी है, पहाड़ी से घिरा हुआ एक अच्छा स्थान है जिसका नाम है शोभाकोट। इस धनला गांव जो है, ये तो बाद में बसा। तो वह शोभाकोट में राव जोधा का जन्म होना बताया गया। और रणमल राठौड़ की जब मृत्यु हुई, तब राव जोधा रणमल राठौड़ जहाँ रहते थे लाखा के दरबार में, वहीं थे। तो पता चला कि भी ये सारे दुश्मनी बस मेरे पिताजी को मार दिया तो मेरे को भी मार देंगे। तो जो है रणमल राठौड़ के पुत्र राव जोधा अपने पिता की हत्या हो जाने से मेवाड़ से जान बचाकर काहुनी बीकानेर आ गए। कहाँ गए? बीकानेर। और राव जोधा को मारने के लिए मेवाड़ की सेना भी पीछे आई। इस प्रकार राव चूड़ा सनब लाखा ने मारवाड़ का मंडोर पर अधिकार कर लिया, क्योंकि रणमल राठौड़ ने जोधपुर अधिकार कर लिया था मेवाड़ की सेना की सहायता से। और रणमल मारा गया तो कभी जोधपुर का शासक कौन बनेगा? रणमल का पुत्र राव जोधा। तो क्या खत्म कर दो, मेवाड़ के शासक बनेंगे। तो वो जोधा को मारने के लिए भी पीछे गए। और रास्ते में उन्होंने मारवाड़ मंडोर, वो बीकानेर थे, काहुनी, बीच में जोधपुर मारवाड़ आता है, तो उन्होंने मंडोर पर अधिकार कर लिया। हंसाबाई जो है राणा लाखा की रानी थी तथा मोकल की मां थी, और मोकल के पुत्र थे कुंभा। हंसाबाई मारवाड़ की
रानी सुरम सांकला की बेटी थी। हंसाबाई का माँ का नाम था सुरम सांकला। हंसाबाई ने एक बहुत बड़ी, जब ये सिसोदिया और जोधपुर के आपस में झंझट हुए तो राव जोधा के शासनकाल में एक आवड़ बावड़ की जो है संधि हुई, उसमें हंसाबाई ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, जो आगे अपन पढ़ेंगे। अब राव जोधा जो है 6 वर्ष के हैं और वो सेना पीछे लगी हुई थी। वो मारवाड़ में मंडोर पर उन्होंने शासन कर लिया। अब रणमल तो मर गया, लेकिन राणा कुंभा जिंदा थे। जहर कुंभा को देना था और रणमल को दे दिया, है ना। तो राव जोधा तो बीकानेर आ गए। तो राव कुंभा के पुत्र हुए राव उदा। ठीक है, ये अपने उदयपुर रियासत में हमने पढ़ा है। मामदेव के कुंड के पास 1438 में कुंभा के पुत्र उदा ने 1438 में अपने पिता कुंभा की हत्या कर दी मामदेव के कुंड के पास। और 3 वर्ष पश्चात उसकी भी एक बिजली गिरने से मृत्यु हो गई। मतलब 1438 में पिता की हत्या की और 41 के आसपास उनकी मृत्यु हो गई। अब ये देखिए कि मारवाड़ का शासन भी मर गया और उधर वो मारवाड़ का मंडोर पे सिसोदिया का शासन था। तो उस समय राव जोधा ने वापस मंडोर पे अधिकार कर लिया और जोधा ने सोजत, पाली, मेड़ता और भादराजून, सिवाना पर भी अधिकार कर लिया। वह सामंत प्रथा की शुरुआत करते हुए जागीर अपने भाइयों व पुत्रों को बांट दी। शुरुआत क्या, जागीर प्रथा का संस्थापक तो वो बताया मैंने राव चूड़ा थे, है ना। और उसको विस्तारित किया, अच्छे ढंग से विस्तार किया, फला फूला किसके शासनकाल में, राव जोधा के शासनकाल में। राव जोधा ने काकुनी बीकानेर से 1438 से 1453 तक 15 वर्षों तक सैन्य बल तैयार कर कई प्रयासों से मंडोर पर अधिकार जमा लिया और मंडोर ही शासन चलाते रहे। मंडोर सामरिक दृष्टि से सुरक्षित नहीं होने से 12/5/1459 को मेहरानगढ़ किले की नींव रखी और किला बनाना प्रारंभ किया और जोधपुर बसे। अब यहां आपको एक बहुत ही अच्छी बात है याद रखने होंगे। याद रखें, गांव सुआब, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर, उस गांव की थी करणी माता, जिसका मंदिर बीकानेर में है ना। करणी माता का पियर सुआब, ओसियां तहसील में, जिला जोधपुर में। तो करणी माता यहाँ की थी और बीकानेर थी। बीकानेर में शादी की थी इनकी, अपने ससुराल बीकानेर में थी। और राव जोधा भी मेवाड़ से भागकर बीकानेर गए थे। तब राव जोधा ने करणी माता को अपना बहन बना लिया था। उन्हीं के हाथों मेहरानगढ़ की जो 12/5/59 को स्थापना की गई, नींव रखी गई, वो करणी माता के हाथ से पहला पत्थर रखवाया गया, जिसको राव जोधा का फलसा कहते हैं। वहां तक राव जोधा ने किले का निर्माण किया और चामुंडा माता का मंदिर का निर्माण भी किया। अब चूंकि हंसाबाई राणा कुंभा की दादी थी और राणा कुंभा की हत्या उदा ने कर दी थी और उदा मर गया बिजली गिरने से। कुंभा की दादी थी और राव जोधा की बुआ थी। कौन? हंसाबाई, जो राव सुंडा की पुत्री थी।
राव जोधा की बुआ थी। 1453 में रणमल की बहन थी हंसाबाई, इसलिए राव जोधा की बुआ हुई। 1453 में आवल बावल की संधि हुई जो सीमा को लेकर थी और मध्यस्थता हंसाबाई ने की थी। आवल बावल, आवल एक प्रकार का छोटा पौधा होता है जिसमें पीले फूल लगते हैं। वो जनरली मेवाड़ में होते हैं और अरावली के भी इधर, जब जो जो इधर मारवाड़ की तरफ आते हैं तो वो पौधा नहीं होता है। इधर ये देसी कांटेदार बबूल इधर ज्यादा होते हैं। तो ये सीमा जो है कि जहाँ तक आवल है वहाँ मेवाड़ है, और जहाँ से बावल शुरू होते हैं वो मारवाड़ और गोडवाड़ है। तो दोस्तों, जैसा कि आवल बावल की संधि हुई तो राणा कुंभा जो है इस संधि के लिए इसलिए राजी हो गए क्योंकि उस समय राणा कुंभा जो है मराठों से उलझ गए थे और फिर इधर पीछे का दिक्कत थी, तो इसलिए सीमा का सीमांकन कर दिया गया इस आवल बावल संधि के तहत। और इसका उल्लेख जो है, ये संधि हो गई तो राव जोधा ने अपनी पुत्री, इस संधि को पक्का करने के लिए राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह राणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ कर दिया। कहते हैं बुआ भतीजी को लेके जाती है। इसी तरह जो राव जोधा की बुआ थी हंसाबाई, उसने ये संधि करवाई तो राव जोधा ने अपनी बेटी जो है रायमल को दे दी जो कुंभा का पुत्र था। और इसका उल्लेख जो है गोसुंडी की बावड़ी पर एक प्रशस्ति मतलब शिलालेख लिखा हुआ है उससे मिलता है। और संधि का कारण उस समय कुंभा नागौर, गुजरात व मालवा के शासकों से उलझे हुए थे, ये मुख्य कारण रहा। राव जोधा की 6 पत्नियां थी और इतिहासकार रेऊ के अनुसार राव जोधा के 20 पुत्र थे और जोधपुर ख्यातों में। और दूसरे इतिहासकार कोई 19 पुत्र बताता है, कोई 17 बताता है, कोई 14 बताता है, लेकिन रेऊ इतिहासकार है उन्होंने 20 पुत्र बताए जो लगभग सच्चाई के बहुत करीब है। राव जोधा की प्रिय पत्नी जसमाले हाडी रानी थी के कारण इनकी कोख से जन्मे पुत्र राव सातल को मारवाड़ का शासक घोषित कर दिया गया राव जोधा के बाद में। और जसमाले हाडी रानी ने ही रानीसर और पद्मसम सर का निर्माण कराया 1459 में। और राव जोधा की माता का नाम था कोडमदे था, जिन्होंने कोडमदेसर बीकानेर में एक बावड़ी का निर्माण करवाया। चूंकि करनी माता राव बीका की बुआ लगती थी, क्योंकि राव जोधा के 9 बोली बहन थी कि कथन अनुसार राव जोधा के पुत्र बीका को बीकानेर बसाने का कहा गया था। पहले राती घाटी से जाना जाता था, तो ये करनी माता के आशीर्वाद से ही ये राती घाटी को बसाया और उसका नाम बाद में बीका, जो राव जोधा का पुत्र था उसने अपने नाम से बीकानेर बसाया और वहाँ पर बाद में इनके पुत्रों ने करनी माता का मंदिर बना दिया। अब आते हैं मेहरानगढ़ फोर्ट पे। वीडियो लंबा हो गया दोस्तों। मेहरानगढ़ फोर्ट और इनका विकास वगैरह जो भी पर्यटन के स्थान वगैरह है उसके बारे में वीडियो पार्ट 2 जोधपुर पार्ट 2 में देखेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।